नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आते ही मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया, काम शुरू किए, काले धन पर एसआईटी गठित कर दी, उसके बाद गंगा सफाई के अभियान की भी शुरुआत कर दी और इसी के साथ अपने मंत्रियों से कह दिया महंगाई कम करनी है, प्रेजेंटेशन दीजिए। क्या इसमें आने वाले अच्छे दिनों की आहट है? प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन नरेंद्र मोदी ने साउथ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर में जाकर कामकाज संभाल लिया। संयोग देखिए कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 50वीं बरसी के मौके पर मोदी ने कुर्सी संभाली और सबसे पहले नमन किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। 28 मई 2014 मोदी कैबिनेट का पहला फैसला, काले धन पर बनी एसआईटी। एक अमेरिकी कंपनी के मुताबिक विदेशों में भारत का 29,70,000 करोड़ रुपए काला धन जमा है। पीएम बनने के बाद उनके कैबिनेट ने पहला फैसला ये लिया कि काले धन को निकालने के लिए एसआईटी बनेगी। मोदी ने उस एसआईटी का प्रमुख सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एमबी शाह को बनाया है। 28 मई 2014 नरेंद्र मोदी का दूसरा फैसला, अध्यादेश के जरिए नृपेंद्र मिश्र को बनाया प्रमुख सचिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को ही अपने भरोसेमंद आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्र को अध्यादेश के जरिए अपना प्रमुख सचिव बनाया। 2 जून 2014 गंगा की सफाई पर बड़ा फैसला, मोदी ने बनाया गंगा एक्शन प्लान। जिस गंगा को मोदी बार बार काशी की गलियों में याद करते हैं, उसकी साफ सफाई के लिए सरकार बनने के हफ्ते भर के अंदर एक्शन प्लान बना दिया। इसमें गंगा सफाई और जल संसाधन मंत्री उमा भारती, जहाज रानी और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कोयला और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाइक को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा गंगा को महत्व दिया है। प्रधानमंत्री जी स्वयं गंगा किनारे के सांसद हैं, गंगा माँ ने ही उनको वहाँ बुलाया है और उनकी प्राथमिकताओं में गंगा स्पष्ट हो गई है। इससे देशवासी बहुत प्रसन्न हैं। जिन अच्छे दिन का वादा कर मोदी सत्ता में आए, उनके रास्ते में महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए मोदी ने 13 जून को 7 मंत्रियों को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मोदी ने तमाम सवाल जवाब भी किए। अगले दिन ये भी साफ कर दिया कि देश की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाने के लिए, इस संकटों से देश को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़वे निर्णय करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं करने चाहिए, लेकिन देश के स्वास्थ्य के लिए करने चाहिए। इस बीच मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी को अपने देश में बुलाया, तो दूसरी तरफ पड़ोसी संबंधों में मजबूती लाने के लिए मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर भूटान जा रहे हैं। भूटान इंतजार में है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी अपने पहले विदेशी दौरे में भूटान आ रहे हैं। 2 दिन के इस दौरे में जाहिर तौर पे भूटानीज गवर्नमेंट की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी का स्वागत हो। आप देख रहे हैं पोस्टर्स लगे हुए हैं, विजिट को काफ़ी अहम माना जा रहा है और दोनों देशों की नज़रें इस दौरे पर है। इन सब के बीच शनिवार को मोदी ने आईएनएस विराट पर जाकर अपना इरादा साफ जता दिया कि वतन की हिफाजत में वो कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। तन, मन, धन से हिंदुस्तान की सरहद को वो महफूज रखना चाहते हैं। भारत किसी को भी आंख दिखाने के पक्ष में नहीं है और न ही भारत अब आंख झुकाकर के जीने के लिए तैयार है। हम दुनिया की कितनी ही ताकत क्यों न हो, भारत आंख मिलाकर के आगे बढ़ने का पक्षकार है। मोदी ने अच्छे दिनों की दिशा में चंद कदम बढ़ा लिए हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए ऐसे ही अभी और भी कई कदम बढ़ाने होंगे, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि वो वर्कोहॉलिक है, लेकिन दूसरों से काम लेने का हुनर भी उन्हें आता है। मंत्रियों और सचिवों से कैसे दिन रात काम लिया जाए,
ये करके दिखा दिया नरेंद्र मोदी ने। ये तस्वीरें बता रही हैं कि जहां जान का जोखिम हो वहां मोदी की दिलेरी दिखती है, और यही दिलेरी मोदी को कई बार सख्त फैसले लेने की ताकत देती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक को सख्त हिदायत दे दी कि काम करने में वो कोई समझौता नहीं करेंगे और कड़े फैसले लेना उनकी फितरत में शामिल है। इसका असर ये दिखा कि दिल्ली में बिजली का संकट पैदा हुआ तो बिजली मंत्री आधी रात को बिजली विभाग के दफ्तरों में एक्टिव दिखे। हर एक लाइन बाय लाइन आइडेंटिफाई किए कहां तकलीफें हैं। दिल्ली की सरकार, पावर डिपार्टमेंट, दिल्ली पावर कंपनी और डिस्कॉम्स सभी से अलग अलग ब्यौरा लिया है। जहां जहां जिसकी कमी महसूस हुई है, पता चली है, उनको अकाउंटेबल किया है। दूसरे मंत्री भी ऐसा ही करने लगे। शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी सुबह 9 बजे ही दफ्तर पहुंच गए और बाबुओं को समझा दिया कि अब देर से आना, जल्दी जाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी ने अपने सख्त तेवर तो तभी दिखा दिए जब बहुमत के बावजूद ये तय कर लिया कि उनके मंत्रिमंडल का आकार छोटा होगा। जब मनमोहन सिंह के राज में 51 विभागों के लिए 68 मंत्री काम कर रहे थे, वहीं मोदी ने 52 विभागों के लिए सिर्फ 45 मंत्री रखे। मोदी साफ संकेत देना चाहते हैं कि उनकी सरकार मंत्रियों की लाल बत्ती वाली गाड़ियां गिनने के लिए नहीं बनी है, बल्कि उसका इरादा कुछ नया और बड़ा करना है। 31 मई 2014 मंत्रियों के समूहों को किया भंग। मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्रियों के करीब 125 समूह काम कर रहे थे, जो तेलंगाना से लेकर भूमि अधिग्रहण और खाद्य सुरक्षा बिल से लेकर एयरपोर्ट सुरक्षा तक पर काम कर रहे थे। मोदी ने सभी मंत्री समूहों को भंग कर दिया और सारा काम मंत्रालयों को सीधे सौंप दिया। साथ ही ये भी बता दिया कि अगर दिक्कत हुई तो कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ पूरी मदद करेगा। 4 जून 2014 मोदी की सचिवों से मुलाकात, आइडिया सीधे पीएम को भेजें सचिव। 4 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 77 सचिवों से मुलाकात की। उन सचिवों को मोदी ने 2 टूक कह दिया कि अच्छे आइडिया के साथ वो काम करें, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी अगर इरादों में बहुत दृढ़ हैं, तो उनके सीने में एक मुलायम सा दिल भी धड़कता है और आंखों में भावुकता भी है। तभी कोई भी बात अगर उनके दिल को छू जाए तो उनकी आंखें छलक जाती हैं। जिस लाल कृष्ण आडवाणी की उंगली पकड़कर नरेंद्र मोदी ने राजनीति का ककहरा सीखा, उसी आडवाणी से मोदी का कद बड़ा हो गया। लेकिन मोदी ने बड़प्पन दिखाया और बीजेपी संसदीय दल का नेता चुने जाने से पहले जब आडवाणी से मिले तो मोदी अनायास उनके कदमों में झुक गए। लेकिन उसी आडवाणी ने जब मोदी के बारे में यह कहा कि उनकी कृपा से बीजेपी सत्ता में आई है, तो मोदी का गला रूंध गया। देश की कमान संभालने जा रहे मोदी को तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी याद आए। वाजपेयी की यादों ने मोदी के मर्म को इस कदर छुआ कि उनकी जुबान लरजने लगी और आंखें डबडबा गईं। गुजरात से मोदी का जन्म जन्मांतर का नाता है। उसी गुजरात में मोदी ने 13 साल तक राज किया और उसी गुजरात में उनके कामकाज ने देश भर में पहचान दिलाई। उस गुजरात की विधानसभा को छोड़ते वक्त भी मोदी भावुक हो गए। परमात्मा आपेलू छे, काउंटर तमारू छे। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी जब चुनाव जीते तो अपनी मां से मिलने पहुंचे। जब हिंदुस्तान की बागडोर संभालने के लिए गांधीनगर से दिल्ली आ रहे थे, तब भी अपनी मां से मिलने पहुंचे। जिस मां के कदमों की आहट से उसके बेटे की दुनिया आबाद रही, वही बेटा अब हिंदुस्तान को आबाद करने में जुटा है। 16 मई को जैसे ही हिंदुस्तान का पैगाम आया कि मोदी जी दिल्ली के लिए प्रस्थान करो, वैसे ही नरेंद्र मोदी गांधीनगर के मुख्यमंत्री निवास से निकले और अपनी मां हीराबा के पास जाकर चुपचाप बैठ गए। मां बोलती रही, आशीष देती रही, मोदी चुपचाप सुनते रहे। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, जो कहना था देश ने कह दिया। मोदी को अक्सर याद आता है कि कैसे उनकी मां ने बड़ी मुश्किल हालात में उन्हें पाला पोसा। मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूं। मां अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी, हमें बड़ा किया। लेकिन 4 दिन बाद जब बेटा संसद के सेंट्रल हॉल में बीजेपी के संसदीय दल का नेता चुना जा रहा था, उस वक्त उनकी आंखों में आए आंसू उनकी मां को भी रुला गए। इस मां बेटे का रिश्ता ऐसा है जिसमें एक तरफ ममता है, दूसरी तरफ सम्मान।
गुजरात को छोड़कर जब दिल्ली के लिए मोदी आखिरी बार रवाना हुए तो भी वो अपनी मां से मिलने के लिए पहुंचे थे। मां का आशीर्वाद लिया, मां ने बलैया ली, बेटे को जी भरकर आशीर्वाद दिया जो हिंदुस्तान की किस्मत संवारने के लिए गांधीनगर से नई दिल्ली के लिए निकल रहा था। आज तक ब्यूरो।